बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और घरों में अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आज केमिस्ट्री का जो स्मार्ट सिलेबस है आपका टॉपिक है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये लिक्विड्स वाले चैप्टर के स्टार्ट में है। गैसेस वाला चैप्टर आपने लास्ट में एंड किया है, उसके बाद लिक्विड्स का चैप्टर स्टार्ट होता है और उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पहला टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पहले भी 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बातें थी और कुछ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बातें थी। तो इनको समझने के लिए हमें एक छोटी सी एग्जांपल की ज़रूरत होगी और फिर उसके बाद इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे और फिर इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे। आइए जी शुरू करते हैं। एक मॉलिक्यूल है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। HCl एक मॉलिक्यूल है, उसके दरमियान हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक लाइन हमने शो की है। आप सब जानते हैं कि इस लाइन को शो करने का मकसद इसका कोविलेंट बॉन्ड शो करवाना है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये कोविलेंट बॉन्ड क्यों है, उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करना चाहता था और क्लोरीन भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता था। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करके ही स्टेबल हो सकता था, तो उसने क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके 2 पूरे हो गए। तो क्लोरीन को जब देखा हमने तो क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल के अंदर, तो वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, 8 बनाना चाहता है, तो उसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, तो इसके भी 8 मुकम्मल हो गए। तो दोनों का ऑक्टेट और एक का डुप्लेट मुकम्मल हो चुका है। अब ये दोनों स्टेबल है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते आसानी से। उसकी वजह क्या है कि जैसे ही इनको एक दूसरे से अलग किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कोई भी एटम नहीं रह सकता और आज़ादाना वो नहीं रह सकता, वो चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। तो इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है इसको हम कोविलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये कोविलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ना मुश्किल है। आइए हम देखते हैं अगली तरफ जो हमारा आज का टॉपिक है। अगर हम देखें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क को, तो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो देन इट इज अ पार्शियली नेगेटिव। आप सब जानते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हम बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता, उसमें तो हजारों मॉलिक्यूल होते हैं। जब हजारों मॉलिक्यूल होते हैं तो लाजमी बात है कि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब भी आता होगा, ठीक है। जब एक दूसरे के ये करीब आते हैं तो कुछ नई बात होती है। वो नई बात हम देखने जा रहे हैं कि इसी के करीब अगर एक और HCl को हम ले आए, सेम इसी तरह इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। अब जरा इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं तो कुछ यूं बन रही है। ये नेगेटिव एंड मैं इसको कह रहा हूं और इसको पॉजिटिव एंड, और इस साइड को शो कराऊं तो ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। अब जरा देखिएगा, एक तो इनके दरमियान अट्रैक्शन थी, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हमने कहा, और वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से था। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। लेकिन यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होने वाली। अब जरा देखिएगा यहां पे होगा क्या। यहां पे ये देखें पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये अपोजिट चार्जेस हैं, आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जरा देखिएगा इनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई इस जगह पे भी, ये जो अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है ना, इसी अट्रैक्शन को ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहां पे जरा देखिए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है और ना ही इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल डोनेशन है, ना ही एक्सेप्शन है। कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट चार्जेस के डिफरेंस की वजह से एक दूसरे को इन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है। और एक और बात कि हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। डॉटेड लाइन से शो करने का भी एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये हमारे पर वीक फोर्सेज हैं। क्या हैं जी?
वीक फोर्सेज हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो बॉन्ड है इसको हमने सॉलिड लाइन से शो किया है। ये शो करता है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो अब ये जो HCl के दरमियान बॉन्ड बना था तो उसने हाइड्रोजन और क्लोरीन को स्टेबिलिटी दी थी। क्या दी थी? स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो अट्रैक्शन पैदा हुई है क्लोरीन के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा, तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर? हाँ, ये भी कुछ प्रोवाइड करती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं उसकी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। क्या करती हैं जी? इफेक्ट करती हैं। अब आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। उसके अंदर, जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, और उसके बाद आप देख लें हीट ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एच वी, ये सारे। अब ये इससे क्या मुराद है कि जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, वो आपको उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगी। इस बात को समझे हैं कि नहीं समझा? कि जिनके ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर फर्ज किया किसी में नहीं है तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे। जिनके अंदर ज्यादा स्ट्रांग हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा हो जाएंगे। वेरी गुड। अब यहां पे देखिएगा कि इनको तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह दिया, तो ये क्या है हमारे पास? इसको तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड तो कहा था। क्या ये भी कोई फोर्स है? हाँ जी, ये भी कोई फोर्स है। इस फोर्स का क्या नाम है? इस फोर्स को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है जी? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जरा नाम को देखें, दोनों के नेम को हम देखने लगे हैं कि एक है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर से मुराद है, इंटर का जो मतलब है, लफ्जी मतलब, वो है बिटवीन, और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए इसके नाम के अंदर से ही डेफिनेशन हमने निकाली है। अब जरा इसको देखिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इसका नाम भी देखें, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। विद इन का मतलब होता है लफ्जी मतलब के अंदर, और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर है, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर पाई जाने वाली फोर्सेस को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। यहां पे जरा देखें, ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, इसके दरमियान ये जो सॉलिड लाइन है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है। देखिए मॉलिक्यूल एक है कि नहीं है, और उसी के एटम्स के दरमियान ही पाया जा रहा है ये बॉन्ड, तो इसीलिए इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। तो इसका लफ्जी मतलब मैंने आपको बता दिया। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल के अंदर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह के जो बॉन्ड हैं ये सारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी आगे टाइप्स हैं। आइए हम वो टाइप्स देखने लगे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कौन कौन सी टाइप। सबसे पहली टाइप जो आज हमने डिस्कस करनी है, फर्स्ट वन, उसको हम कहते हैं जी डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको एक और नाम भी दिया जाता है। इनको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस। तो आपको जब ये नाम लेके बताया जाए तो आपने परेशान नहीं हो जाना। वांडर वाल फोर्सेस आल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, तो ये भी इनका दूसरा नाम है। इसकी वजह क्या थी वांडर वाल की, कि वांडर वाल एक साइंटिस्ट था, उसने इन्हीं फोर्सेस को दरियाफ्त किया था कि यही फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं,
इसी की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब गैसेज हैं उनके अंदर फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं बनिस्बत लिक्विड के। जब लिक्विड बनेगा तो उसके मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, लिक्विड बनने की वजह ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और सॉलिड बनने की वजह ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि उसके दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग है तो इसलिए जी वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी। नहीं नहीं, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी वही लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। तो हमने आज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं इसको। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स molecule is called dipole-dipole forces. The force of attraction between two dipole molecule, दो डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस को हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, एक डाइपोल और फिर दूसरा डाइपोल, उनके दरमियान वाली फोर्सेस। अब जरा देखते हैं कि डाइपोल क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल पढ़ी है कि आपके पास एक HCl है और यहां पे ये दूसरा HCl है। अब जरा यहां पे देखें आप कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल से ताल्लुक रखते हैं, और इसके ऊपर हम चार्ज लिखते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है क्लोरीन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव है। और यहां पे जरा देखें तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव। अब जरा मुझे बताइएगा कि ये दो डाइपोल हैं या नहीं है? डाइपोल हैं या नहीं है ना? क्यों डाइपोल हैं? तो उसकी वजह यह है कि अब जहां पे हमें नजर आ रहा है कि इसके दो पोल हैं, डाई से मुराद दो और पोल से मुराद किनारे, मुख्तलिफ किनारे होंगे तो पता चलेगा ना हमें। हर तरफ से बराबर हो तो उसके कोई पोल नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपके पास नॉर्मल मॉलिक्यूल है H2, अब जरा देखिएगा इसकी शक्ल कुछ यूं होती है, दरमियान में न्यूक्लियस और साइडों पे इलेक्ट्रॉन। अब इसके पे आप कह सकते हैं कि इसके दो पोल्स हैं? नहीं कह सकते। अब यहां पे इसका मकसद क्या है, इसका पोलर करना हम क्यों नहीं कहते, इसको डाइपोल क्यों नहीं कहते? उसकी वजह यह है कि जो दो हाइड्रोजन एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो एक दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, इसलिए कोई इसके पोल्स नहीं बनते। लेकिन जब यहां पे हम बात करते हैं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो इसका ये एंड बन गया और ये इसका पॉजिटिव वाला एंड बन गया। इसी तरह इसका भी पॉजिटिव वाला एंड ये वाला हाइड्रोजन वाली साइड, और क्लोरीन वाली साइड क्या होगी? नेगेटिव वाली। वेरी गुड। अब यहां पे देखें जरा कि ये जो अट्रैक्शन इनके दरमियान पैदा हुई है, जो थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस की थी, तो ये देखें ये दो डाइपोल्स के दरमियान नहीं हो रही पैदा, तो यही जो दो पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इसी को ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जाता है और डाइपोल डाइपोल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है? तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा और भी काफी सारी हो सकती हैं। HBr आप ले सकते हैं, उसके बाद HF ले सकते हैं, उसके बाद आप HI ले सकते हैं। HI तो ना लें तो बेहतर है क्योंकि वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जिनके अंदर ज्यादा मजबूत होती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी उसी हिसाब से ज्यादा हो जाते हैं, और जिनके अंदर ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होती हैं उनके अंदर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है फैक्टर्स। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये इफेक्ट करते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्स अब ज्यादा स्ट्रांग होगी या वीक होंगी। ये कौन से हैं जो फैक्टर जो डिसाइड करते हैं? फर्स्ट वन जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी डिफरेंस। क्या मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का? कि जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, क्या होगा जी? ज्यादा होगा, उनके दरमियान पैदा होने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे HCl में देखें जरा, HCl के अंदर अगर हम देखें तो 3.1 इसका और 2.1 हाइड्रोजन का, तो डिफरेंस जरा देखिए कितना आता है, 3.1 माइनस 1.0। अब इसी जगह पे अगर आपके पास, मैं मिसाल ले लेता हूं HF और यहां पे एक और HF। अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जरा देखिएगा, ये 4 है और ये है 2.1, तो कितना आंसर आया? 1.9 का डिफरेंस है। क्या है जी? 1.9 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस ये ज्यादा है या HCl में ज्यादा है? HF में ज्यादा है ना, तो HF में जो ज्यादा है डिफरेंस, तो इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये वाली डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ये भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप समझ लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। ये आपको सिंपल से याद रखने के लिए, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। इससे क्या मुराद है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गया, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो फैक्टर है इफेक्ट करता है वो है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस जितना ज्यादा होता जाएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए क्या उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी या कम होंगी? कम होंगी। वेरी गुड। क्यों कम होंगी? जब एक दूसरे से फासला ज्यादा। अब ये जरा देखिएगा, ये एक दूसरे के करीब हैं, इसी डाइपोल को मैं यहां पे बना दूं, तो क्या ये एक दूसरे को इतनी दूर से अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। सेम मकनातीस है, मकनातीस का एक पोल आपके पास आप रख लें और दूसरा मकनातीस के करीब लाएं तो अट्रैक्ट करता है। जब एक हद से बाहर चला जाए तो क्या उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है? नहीं होती। जब अट्रैक्शन नहीं होती तो ये भी वही अट्रैक्शन है, अपोजिट पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन ही है ना। तो जितना ज्यादा फासला ज्यादा, उतनी कम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसका अगर रिलेशन बताएं तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या मतलब? डिस्टेंस ज्यादा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक, डिस्टेंस कम, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। तो ये थी बच्चों आज की क्लास हमारी, जिसमें हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को देखा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से हमने स्टार्ट किया, इंटर और इंट्रा का फर्क देखा, फिर उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा ही क्यों होती हैं, जब इंट्रा थी तो उसकी भी वजह मैंने बताई आपको। उसके बाद हमने सीखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वांडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। देन हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का किसी भी मॉलिक्यूल पर या किसी भी कंपाउंड पर क्या इफेक्ट होता है, तो हमने देखा कि उसकी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं, कि अगर वो ज़्यादा होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती हैं, अगर कम है तो वो भी कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी टाइप्स 3-4 हैं, लेकिन हमें अभी पहली पढ़नी थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पहले उसकी हमने डेफिनेशन देखी, देन उसके बाद हमने उसको एग्जाम्पल से समझा। तो याद रखिएगा, अगर आपने ये फोर्सेस याद रखनी है तो आपको एग्जाम्पल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्पल स्किप करते हैं अपने जहन से तो देन ये भी टॉपिक आपको भूल जाएगा। तो आपने एग्जाम्पल्स अपने जहन के अंदर रखनी है, देन आप उससे डेफिनेशन, उससे सारा कुछ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। फिर हमने लास्ट में देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो वो 2 फैक्टर थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो उनका हमने असर भी देखा कि वो कैसा कैसा असर करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई अबहाम रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।